जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट एग्जाम का जो पेपर है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर कुछ जो क्रेट का पेपर है उसके बारे में बताइए। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूनिवर्सिटी में क्रेट का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके 13 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव आते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। लेकिन ये जो पेपर होता है वो आपको नहीं मिलता है, बल्कि उसी पेपर में ही जो है आपके मार्जिन होते हैं और उसी मार्जिन में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना होता है। लेकिन हमने क्या किया कि जो हमने जो पेपर 2022 में जो पेपर हुआ था 21 सेशन का, तो उसको मैंने खुद दिया था पेपर। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, ठीक है, रूम पे आने के बाद। और अभी जो 2023 में जो पेपर हुआ है क्रेडिट का, ज्योग्राफी का, तो उसमें कई फ्रेंड हमारे पेपर दिए थे। तो उन लोगों से, उनसे मैंने बोला था कि आप लोग पेपर जो है, जो भी आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको अच्छे से जो है मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आप जो है यहाँ आकर बता सके कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो जो है कई लोगों ने पेपर दिया था, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो 13-14 क्वेश्चन हैं, जो आपके 14 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 13 आपको करना होता है। तो उन्होंने अच्छे से जो है उसको क्या किया, याद किया। और ये हूबहू वही पेपर हैं जो आपके जो है एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने दिया है तो आप उससे मैच करा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि जो है क्या यही पेपर था, तो वो आपको बताएगा कि बिल्कुल यही पेपर आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड था, लेकिन ये पूरा का पूरा एकदम वही पेपर है, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये किसी कोई दूसरा पेपर आपको बताया जा रहा है। तो 2022 वाला पेपर हमने देख लिया था। 2023 में जो पेपर हुआ है, ठीक है, जो है क्रेडिट का, तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों पेपर को बेस बनाकर जो अभी एग्जाम 2000 जो है 23 दिसंबर में, यानी जो अभी आया हुआ है 23 के लिए नोटिफिकेशन, तो हो सकता है दिसंबर में पेपर हो तो दिसंबर में, या हो सकता है कि अगले साल 2024 में पेपर हो, जनवरी मंथ में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बेस बनाकर उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि आप जो है इस 300 में से अगर 190 या 200 अंक हासिल करते हैं अगर, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है, अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आपका ये बढ़ जाता है। और ऐसे स्टूडेंट जो या ना तो नेट है ना तो जेआरएफ है, उनके लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि वो और ज़्यादा जो है मोर देन 200 जो है मार्क्स लाने का प्रयास करें, क्योंकि ऑलरेडी जो नेट है वो आपसे 3 नंबर आगे है, जो जेआरएफ है वो 5 मार्क्स आपसे ज़्यादा ला रहा है। तो आपको मोर देन 200 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से आए थे और उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट यानी कंबाइंड रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम 2023। क्रेट के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। क्रेट के बारे में पूरा डिटेल से जो है डिस्कशन किया था कि कितने मार्क्स का होता है, कैसे एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस क्या है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो अब इसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जो आपको जो है लिखना होता है, तो उसमें 3 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आता है अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10 रहते हैं। और कुछ कुछ 2 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मीडियम टाइप के होते हैं, और 2 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, जिसमें आपको ये करना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं वेरी शार्ट टाइप यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन आया था कि जैविक समुदायों में प्राथमिक अनुक्रमण की विशेषताएं या लक्षण बताइए। ये कह रहा है कि जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, तो उसमें जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, ठीक है, उसके क्या लक्षण, उसके फीचर्स क्या है, वही आपको बताना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जो ध्यान देना है कीवर्ड की प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, ठीक है। उससे भी पहले आपको जानना है कि अनुक्रमण क्या होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अनुक्रमण क्या होता है, कि अनुक्रमण का संबंध वनस्पतियों से है, वनस्पतियों के विकास के क्रम से है, ठीक है। तो अब इसमें बात क्या आता है कि जो अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी अनुक्रमण क्या होता है कि प्राइमरी अनुक्रमण में ये होता है कि कहीं पर जो बारन लैंड है, यानी जहां पर अभी तक कोई भी प्रकार की स्पीशीज नहीं आई है, ठीक है, तो इस स्थान पे जो आपका जो सक्सेशन स्टार्ट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है। अब इसका लक्षण क्या है कि जो है पहली बात, ये जो सक्सेशन है इसके कुछ स्टेजेस हैं, कि कहीं पर जो है क्या है कि कोई भी स्पीशीज नहीं है, न्यूडेशन है, तो इस स्टेज को बोलते हैं न्यूडेशन। उसके बाद कुछ स्पीशीज यहाँ पर आएंगे, इसको बोलते हैं माइग्रेशन।
फिर जो है न्यूट्रिशन के बाद होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद जब यहाँ पर स्पीसीज कुछ आ जाएंगी तो जो भी स्पीसीज यहाँ पर रहेंगी या और आएंगी तो उनमें आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी या रिएक्शन होगा, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक स्टेज आता है जो आपका क्या हो जाता है कि सारी स्पीसीज खत्म हो जाती हैं और जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है वो बचती है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, यानी जो है एक जो जलवायु चरण वाली स्थिति होती है, यानी जो सबसे लास्ट स्टेज होता है जिसमें वहां पर जो पहले कुछ नहीं था, बारन लैंड था, अब कोई ना कोई जो स्पीसीज आती है बाहर से और वो स्टेबल कर जाती है अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अडॉप्ट करके। तो ये हो गया आपका अनुक्रमण की परिभाषा हो गई, उसकी स्टेज हो गई, जिसमें आपको क्या बताना था कि जो प्राइमरी जो होता है सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है, उसकी विशेषता बतानी है। तो प्राइमरी सक्सेशन की विशेषता क्या होगी कि इसमें पहले बार क्या होता है कि ये इनिशियल स्टेज होता है, शुरुआती अवस्था होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्पीसीज नहीं पाई जाती है। यहाँ पर प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि जो मृदा होती है उसका भी निर्माण नहीं होता है, यानी मृदा का भी निर्माण होता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि कई इसकी विशेषताएं होती हैं, वही आपको क्या करना है यहाँ पर नोट कर देना है 5-6 लाइन में। तो यही 3-4 पॉइंट इसमें अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान देकर लिखना था, ठीक है। आगे बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया आया था कि ओवर पॉपुलेशन के कारणों पर चर्चा कीजिए, यानी जो ओवर पॉपुलेशन होता है वो क्यों होता है। तो कभी भी पॉपुलेशन जो 3 प्रकार की बताई गई कि एक होता है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, एक होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन और एक होता है अंडर पॉपुलेशन। तो जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है यानी जो अनुकूल जनसंख्या होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के अनुपात पे डिसाइड होता है। अगर आपका रिसोर्स क्या है, यानी आपके पास संसाधन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की तुलना में, ठीक है, तो आपका क्या है, अंडर पॉपुलेशन के स्टेज में है आप, ठीक है। यानी आपको पॉपुलेशन और बढ़ानी चाहिए क्योंकि रिसोर्स आपके यहाँ ज्यादा है। अगर इसका रिवर्स कंडीशन है, रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ओवर पॉपुलेशन बोला जाता है। तो पहली बात अब जान गए आप कि ओवर पॉपुलेशन क्या है। उसके बाद में एक होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी जितना रिसोर्स है लगभग उसी के आसपास आपके पास क्या है, जनसंख्या है, तो आप रिसोर्सेस का क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उसका मैक्सिमम जो है आउटपुट निकाल पाएंगे। तो इसको बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या, जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जनसंख्या अधिक है, जो ओवर पॉपुलेशन की बात की गई है कि पॉपुलेशन अधिक हो गया या आपके यहाँ रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, जैसे इंडिया की बात किया जाए, चाइना की बात किया जाए, सब ओवर पॉपुलेटेड क्या है, कंट्री है, ठीक है। तो जितने भी विकासशील देश हैं वो लगभग कुछ तो अंडर पॉपुलेशन है, लेकिन मैक्सिमम जो है क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इसी को बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। अब बात किया जाए कि इसके कारण क्या है, तो ओवर पॉपुलेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि कारण हो सकता है कि आपके यहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, क्या है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा कारण हो सकता है डेथ रेट आपके यहाँ बहुत कम हो, यानी जन्म दर बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर आपके यहाँ क्या है, बहुत ही कम है, लोग मर नहीं रहे हैं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन ज्यादा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि जैसे कहीं पर जो है लाइक अ वार या इस तरह की कोई घटना होती है जिसमें या कोई बीमारी आ जाती है, तो वहां पर आपका अचानक से पॉपुलेशन कम हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, फर्टिलिटी वहां पर बढ़ा दी जाती है। तो उस कंडीशन में भी जनसंख्या कभी कभी क्या हो जाता है, बढ़ाने के चक्कर में जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ जाती है। यानी ऐसे बहुत से कारण हैं जो क्या बताते हैं। हाँ, एक कारण प्रमुख होता है माइग्रेशन का, यानी यहाँ पर क्या होगा कि कोई ये प्लेस है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बाहर से आ गई, यानी इमिग्रेशन हो गया यहाँ पर ज्यादा। तो इमिग्रेशन हो गया जब ज्यादा, तो यहाँ की पॉपुलेशन अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो है लगातार हर कंट्री जो पॉपुलेशन बाहर से आ रही है उसको रोकने के लिए, यानी जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसको रोकने के लिए सरकार तरह तरह के क्या करती है, काम कर रही है। तो यही सारे कारण आपको 5-6 कारण आपको दिखना था, लेकिन सबसे पहले आपको बताना था यहाँ पर कि ओवर पॉपुलेशन होता क्या है। अगला क्वेश्चन था आपका कि सामाजिक संगठन क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या देखा जाता है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है, उस सोसाइटी में जितने भी जो है ग्रुप्स हैं, चाहे वो बात कीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यानी गवर्नमेंट संस्था है, आपका फैमिली है, ठीक है, आपका गाँव है, शॉप्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, तो ये सब आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी सोसाइटी में आपने एलिमेंट देखते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज कोई सोसाइटी में संस्था है, कोई भी गवर्नमेंट संस्था है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, तो जितने भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, एक
सामाजिक संगठन का क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, डिटेल में लिख देना है, यानी आपको यहाँ पर 70 शब्दों में 70 से 75 शब्दों में इसको क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो आपको सामाजिक संगठन के बारे में यहाँ पर लिखना था, आपको कुछ एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक परिमंडल यानी जो कल्चरल रिल्म्स होता है वो क्या होता है। तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कल्चरल रिल्म्स क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, कि उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में जो पाए जाने वाला जो कल्चर है, ठीक है, यानी जो संस्कृति है इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में, उस संस्कृति में क्या पाई जाती है, होमोजिनिटी पाई जाती है, ठीक है, एक रूपता पाई जाती है, यानी वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का खान पान लगभग क्या होता है, सभी का एक होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कल्चरल रिल्म्स बोलते हैं, सांस्कृतिक परिमंडल बोला जाता है। अब ये जो सांस्कृतिक परिमंडल हैं ये दुनिया में कितने हैं, तो दुनिया में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताए गए, जैसे ब्रोएक महोदय हो गए, स्पेंसर एम थॉमस हो गए, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर कितने हैं, वर्ल्ड में 10 सांस्कृतिक परिमंडल बताए जाते हैं। आपको 10 का नाम लिख देना है, एक छोटा सा वर्ल्ड का मैप क्रिएट करते हुए, ठीक है, क्या कर देना है कि सबके यहाँ पर क्या कर देना है कि यहाँ पर जैसे आपने नाम लिखा, लिखने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपके अंदर अगर रहेगी तो स्पेस कम होते हुए भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे आपको मैप में दोबारा भरने की आवश्यकता ही ना पड़े, इसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर पहले से ही क्या कर दें कि 1 2 3 10 कॉलम बना लीजिए और यहाँ पर 10 के नाम ले दीजिए। अब जब आपने वर्ड का मैप बनाया, ठीक है, जब आपने बनाया मैप, आपने बनाया मैप, अब यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया ऑक्सीडेंटल यानी अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे यहाँ पर रखिए कौन सा, अमेरिका रखिए, दूसरे पर इसको रख दीजिए। ऐसे ऐसे इसी मैप में नंबरिंग कर दीजिए, आपका मैप भी बन गया और आपने पूरे के 10 सांस्कृतिक परिमंडल हैं, यानी जो आपका ये जो इस्लामिक रीजन हो गया, साउथ इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट इंडिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ऐसे करके टोटल वर्ल्ड में 10 कल्चरल रिम्स पाए जाते हैं, जिसके नाम आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, और इसका नाम आपको अच्छे से लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है कि उसको मैप में शो करना है। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक परिमंडल क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार एवं उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसके टाइप्स क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं क्या है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। कई प्रकार के हैं, जैसे पहला है मैथमेटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी यानी अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व, दूसरा है फिजियोलॉजिकल यानी जो है कायिक जनसंख्या घनत्व, तीसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी यानी आपका कृषि जन घनत्व होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है यानी पोषण घनत्व होता है। तो ऐसे ऐसे जो 4-5 प्रकार के जनसंख्या घनत्व आपको बताया गया है उसको क्या कर देना है, नोट कर देना है, और सभी के क्या कर देने हैं, फार्मूले। जैसे एग्रीकल्चर कृषि घनत्व क्या होता है, तो कृषि घनत्व होता है कि जो है कृषि में जो है टोटल आपका क्या हो गया, कृषि में इन्वॉल्व जनसंख्या और अपॉन टोटल एग्रीकल्चरल एरिया, यानी कुल कृषि क्षेत्र को जब हम कृषि में शामिल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या बन के आ जाता है, कृषि घनत्व सामने आ जाता है। तो जितने भी फार्मूले उसके फार्मूले लिख दीजिए और 2-2 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए कि उसका जो है फीचर्स विशेषताएं उससे क्या है, यानी क्या अगर आपको कृषि घनत्व निकाला जाता है तो कृषि घनत्व निकालने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या आप उससे जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो 2-2 लाइन उसके बारे में आपको बता देना है, बस ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व उसके प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी प्रकार की राम कहानी यहाँ पर नहीं लिखनी है, जो आपके बीए में एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। बस टू द पॉइंट जो पूछा गया है उसमें कीवर्ड ढूंढिए और सोचिए कि जो है लास्ट में जो टेलेंडर्स होते हैं ना, टेलेंडर्स वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछल्ले शब्द होते हैं, उसको ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहा है। बस इतना ही आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आंतरिक आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, अब ये देखिए आपका आग्नेय चट्टानों के बारे में पूछ लिया, वो भी क्या पूछा, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो पहली बात आप जानिए कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जो आपका जो है क्या कहते हैं, जो
ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, यानी कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो लावा बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा ठंडा होता है, ठीक है, ये जो लावा बाहर निकलता है ये जमकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो इससे जो चट्टानें होती हैं उसी को क्या बोला जाता है, आग्नेय चट्टानें बोला जाता है। तो अब ये आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, कुछ क्या होता है जैसे मान लीजिए धरातल है, क्या है ये, धरातल है, ठीक है। अब ये धरातल से पहले क्या होता है कि धरातल के अंदर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो यहाँ से पहले जो धरातल के अंदर होता है पिघली हुई चट्टानें, इसको मैग्मा बोलते हैं, जब ये बाहर आ जाता है तो इसको लावा बोलते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी ज्वालामुखी तेजी के साथ फटता है तो पूरा का पूरा मैग्मा बाहर आ गया, तो बाहर लावा के रूप में जम गया, लेकिन कभी कभी इस धरातल के अंदर ही क्या होता है कि ये जम जाता है, ठीक है, ये मैग्मा धरातल के अंदर ही जम जाता है। तो जो बाहर जमता है उसको बोलते हैं जो है जो है बाहरी आग्नेय चट्टानें, और जो धरातल के अंदर जो है जम जाता है उसको बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें, यानी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये हो गया दो प्रकार की रॉक्स। लेकिन आपको अब ये आपने परिभाषा बता दी यहाँ पर कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती क्या हैं। अभी पूछ रहा है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आप यहाँ पर कुछ आंतरिक आग्नेय चट्टानों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद इसकी विशेषताएं जैसे ये ग्लासी होती हैं, ठीक है, इसमें जो कण होते हैं जो आग्नेय चट्टानों में वो काफी क्या होते हैं, रवेदार होते हैं, यानी क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसके जो है साइज क्या होते हैं, तो ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानों में। कणों के जो आकार हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत देर से ठंडा होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में है नहीं, जो अंदर ही जम गया है। जो बाहर जमता है वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ जाता है, हवा के संपर्क में, तो ये बहुत ही धीरे धीरे जो है ठंडा होता है, इसलिए इसमें जो कण बनते हैं आग्नेय चट्टानों के वो बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है। तो यही 4-5 विशेषताएं आपको क्या करनी थी, एग्जाम में कोट कर देनी थी। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कीवर्ड्स, जैसे इसमें हमने आपको बताया पहले आपकी क्या बताना है कि आग्नेय चट्टानें होती क्या है, उसके बाद उसके हमने नाम लिख दिया, और उसके बाद 2-4 विशेषताएं हमने लिख ली, हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपका हो गया टू द पॉइंट, ठीक है। बाकी लिखने के लिए आपके पास राम कहानी बहुत है, लेकिन वहां पर आपको क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है कि आपको भैया इतने में ही लिखना है, इससे ज्यादा मैटर आपके पास है तो आप जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके बाद ऐसे ही उसमें मार्जिन बना दी जाएगी, ठीक है। अब आपको इतने में लिखना है, अब आप कैसे लिखेंगे ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप जो जहां तक मेरा मानना है, मैं क्या करता था कि जब मैं क्रेडिट दिया था तो मैं रूम पे प्रैक्टिस किया था काफी क्वेश्चन का, लेकिन जो है जो भी टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन किए गए थे, तो मैं क्या करता था कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ता था। पढ़ने के बाद क्या है कि हमें एक फ्रेम बना लेता था अपने माइंड में कि हमको क्या क्या इसमें लिखना है। 2 मिनट के अंदर आप अपने माइंड में 1 मिनट के अंदर सोचिए कि इसमें लिखेंगे क्या। जैसे मुझे ही लिखना था तो मैं यही करता कि सबसे पहले 2 लाइन में हमने क्या बता दिया था कि बताना था कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती क्या हैं, तो परिभाषा जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद में हम कुछ आंतरिक आग्नेय चट्टानों के नाम लिख देते, बस उसके बाद पॉइंट पॉइंट में क्या कर देते कि इसकी विशेषताएं क्या है लिख देते, इसका आंसर हमारा समाप्त हो गया। तो जब आपके दिमाग में पहले से फ्रेम हो जाएगा फिर आप कलम चलाएंगे तो कलम आपका रुकना नहीं है। अगर बिना फ्रेमिंग के आप जो है इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि आप जो है इतने स्पेस में पूरा का पूरा इसमें स्पेस लिखते समय केवल आप आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बारे में बताते रहिए, उसकी एकदम विशेषताएं लिख पाए और ना तो कोई भी एग्जाम्पल लिख पाए। जैसे हमने बताया कि पेग्माटाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ये सब क्या है, ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। क्योंकि जो बसाल्ट है वो क्या है, वो बाहरी आग्नेय चट्टानें हैं, वो भी आग्नेय चट्टानें हैं लेकिन वो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, और ये सब क्या है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महाद्वीपीय मंगल तट की विशेषताएं बताइए, यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर वही जो है कीवर्ड पकड़ना है। तो सबसे पहले बताना है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, महाद्वीपीय मंगल तट जो होते हैं वो महाद्वीपों के ही डूबे हुए भाग होते हैं, ठीक है, जिसका ढाल लगभग 1 से 3 डिग्री होता है, गहराई लगभग 200 फैथम होती है। तो ये क्या हो गया, एक डिफिनीशन हो गई लेमन लैंग्वेज में महाद्वीपीय
मग्न तट की डिफिनेशन हो गई। अब इसकी पूछ रहा है विशेषताएं क्या है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या है कि जितने भी जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद हैं वो महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही क्या होते हैं, डिपोजिट किए जाते हैं, जिसके कारण दुनिया में जितने भी जो है जो कोस्टल रीजन में किसी भी महाद्वीप के तेल भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसी महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही पाए जाते हैं। तेल भंडार, गैस भंडार, ये खनिजीय दृष्टिकोण से ये काफी क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर जो है फिशिंग का कार्य बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना तो गहरे होते हैं ना तो हल्के होते हैं, जो सैलो होते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं दूसरी इसकी हो गई। महाद्वीपीय मग्न तट वहां पर कम पाए जाते हैं जहां पर जो है जिसके कोस्टल एरिया में पर्वत पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट वहाँ ज्यादा चौड़े पाए जाते हैं जहाँ पर पर्वत नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जैसे जहाँ पर पर्वत पाया जाता है, जैसे पैसिफिक जो है रिंग्स के आसपास का एरिया जो चारों तरफ है, सबसे ज्यादा चौड़ा पाया जाता है। आप लिख सकते हैं साइबेरियन क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर कोस्टल एरिया में पर्वत नहीं पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसकी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं विथ एग्जाम्पल सहित। कहीं आप एरिया का भी नाम ऐसे लिखेंगे तो ये इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाला है। आप चाहें तो एक छोटा सा फिगर बना दीजिए कि ये जो है क्या है, ये जो होता है यहाँ तक आप मेंशन कर दीजिए कि महाद्वीपीय मग्न तट है, यहाँ पर ढाल 1 से 3 डिग्री है, जो भी आपको लिखना हो। ये धरातल हो गया आपका। ठीक है, ये आप पानी बना दीजिए, फिगर तैयार हो गया आपका। यानी एक आपने क्या किया, आउटलाइन बना दी बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैवमंडल में पाए जाने वाले अजैविक घटकों पर टिप्पणी कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जैवमंडल क्या होता है। जैवमंडल वो एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है कि जो है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में क्या करते हैं, आपस में मीट करते हैं। यानी ये वाला एरिया देखिए, तब ये क्या हो गया, ये बायोस्फीयर हो गया। अब इसका निर्माण किससे हुआ, बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट से हुआ है, बहुत सारे एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक। अब अजैविक घटकों के बारे में कह रहा, टिप्पणी कीजिए। तो इसमें कौन कौन से अजैविक घटक हैं, जैसे जलमंडल हो गया, अजैविक घटक हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया। इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करना है, 2-2 लाइन लिख देना है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आप फिगर बना देना है, ऐसे बनाइए। ये ले लीजिए आप जो है, और ये ले लीजिए। ये हो गया आपका जलमंडल, दिखा दीजिए। ये स्थलमंडल दिखा दीजिए। ये वायुमंडल दिखा दीजिए। और ये पूरा एरिया है, इसको ऐसे ऐसे बना के अच्छे से इसको दिखा दीजिए कि ये क्या है, आपका बायोस्फीयर है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर बायोस्फीयर के बारे में किसी भी, जैसे जो जयमंडल है, जयमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एडवर्ड स्वैस ने। क्या किया था, एडवर्ड स्वैस एक जियोग्राफर हैं, तो इन्होंने सर्वप्रथम जयमंडल शब्द का प्रयोग किया था। ऐसी जानकारी अगर आपको पता है, अगर आप लिखते हैं, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि जो दूसरे स्टूडेंट है जो नहीं लिखेंगे उनकी तुलना में आपको नंबर, यानी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस करना है। आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग रहेंगे जयमंडल के बारे में लिखेंगे भी कि जयमंडल क्या होता है, इसके अजैविक घटक के बारे में लिखेंगे, लेकिन ये फिगर छोड़ देंगे। ये छोड़ देंगे कि ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड स्वैस ने किया था। तो यही लोगों से आपको क्या बनाएगा, अलग बनाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया है उसको थॉरोली आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको इरेज करके। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास एवं उसके प्रकार, यानी प्रवास के प्रकार यानी माइग्रेशन के टाइप्स एवं उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड वो क्या है, प्रवास क्या है, माइग्रेशन क्या है। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या है कि ये जो है एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया के मध्य जो है ज्योग्राफिकल मूवमेंट होता है, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के मध्य जो भौगोलिक गतिशीलता होती है उसी को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। सीधा सीधा माइग्रेशन का डेफिनेशन हो गया। अगर आपको किसी के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग या किसी सोसाइटी के संस्था के अकॉर्डिंग आपको पता है कि माइग्रेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम कोट कर सकते हैं इन्वर्टेड कामा में। ये हो गया माइग्रेशन। अब इसके प्रकार में इसकी विशेषताएं पूछ रहा है, तो प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कोई एक आधार चूज कर लेना है। जैसे आप एक माइग्रेशन हो सकता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, एक हो सकता है नेशनल माइग्रेशन। नेशनल माइग्रेशन भी बहुत सारा माइग्रेशन हो सकता है। एक हो सकता है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मध्य। ठीक है, एक होता है इंट्रा स्टेट, यानी विद इन स्टेट के अंदर ही। जैसे आप उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली चले गए तो एक राज्य से दूसरे स्थान पे चले गए, दूसरे राज्य में, तो ये हो गया इंटर स्टेट माइग्रेशन। दूसरा, अगर आप उत्तर प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी प्रयागराज से लखनऊ चले गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटर स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही हो गया। तो माइग्रेशन के बहुत सारे बेसिस पे बहुत सारे प्रकार हैं, आप कोई भी एक बेस याद कर लीजिए, उस पर क्या करना पड़ेगा आपको,
क्लासीफाइड करने में आसानी होगी। ठीक है, एक देश से अगर दूसरे देश में आप माइग्रेट करते हैं तो हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब ये कह रहा है उसकी विशेषताएं बताइए। माइग्रेशन की विशेषताएं अगर आप लोग जेलेंस्की का मॉडल पढ़े होंगे पर जो है या और किसी का मॉडल पढ़े होंगे प्रवास पे, तो आप देखेंगे कि लोग जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं बात सही है कि उसकी विशेषताओं में भी हम देखते हैं कि अगर बात किया जाए तो कुछ विशेषताएं, जैसे माइग्रेशन लोग क्या है जो है, अब तो यातायात के साधन बहुत ही यानी जो है डेवलप हो चुके हैं। अब हम एरोप्लेन जो है आ गए हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में टाइम कम लगता है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो माइग्रेशन लोग बहुत ही कम दूरी का करना चाहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबी दूरी का माइग्रेशन नहीं करना चाहते हैं। महिलाएं माइग्रेशन बहुत कम करना चाहती हैं, ज़्यादा दूरी का नहीं करना चाहती, कम दूरी का करना चाहती हैं, ये भी देखा गया है। ठीक है, और जो है माइग्रेशन में प्रॉब्लम होती है किनको, जो वृद्ध होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा माइग्रेशन में। ऐसे देखा जाए तो माइग्रेशन में धारा एवं प्रतिधारा दोनों का जो है क्या होता है समायोजन होता है। यानी अगर किसी एक स्थान से माइग्रेशन दूसरे स्थान पे हो रहा है तो दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान पे भी माइग्रेशन हो रहा है, ये भी होता है माइग्रेशन में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जो है इसकी विशेषताएं होती है माइग्रेशन की, तो यही आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है जो आपका शॉर्ट में, वो है तापीय प्रतिलोमन यानी टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहते हैं। तो ये अब इसमें आपको क्या करना है कि ये कीवर्ड ही है तापीय प्रतिलोमन। तो आप सामान्यतः क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम जो है धरातल से हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है टेम्परेचर घटता जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये कितना होता है, ये लगभग क्या होता है जो है जो भी जो है 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री या जो भी होता है आप उसको मेंशन करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने के बजाय क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था। क्यों डिक्रीज कर रहा है, आपको पता है कि ऊपर जाने पर जो हवा की डेंसिटी है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, हवा दूर दूर हो जाती है, इसलिए जो है टेम्परेचर को होल्ड करने वाला कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बचता है। बाकी जितने भी वेपर हैं वो भी कम हो जाते हैं, ऊपर कांटेक्ट भी कम हो जाता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं जो ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट जाता है। आप जो है हमने क्लाइमेटोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो ऊपर जाने पर जब टेम्परेचर क्या होता है कभी कभी बढ़ने लगता है, तो उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, जो है टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। अब आप एक जो है मैप बना दीजिए, मैप क्या इसको डायग्राम बोलेंगे कि आप ऐसे बताइए इसमें यहाँ पर इतना ऊंचाई तक ले जाइए 10-20 किलोमीटर तक, ये देखिए टेम्परेचर घट रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए हाइट। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तब यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ -5 हुआ, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ने लगा ऊपर टेम्परेचर। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये इसका सबसे अच्छा फिगर जो आपको बनाना है, डायग्राम बनाना है, ये क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं कि अगर मैप नहीं बनना है तो आप डायग्राम भी ना बनाए, अगर इसको बनाना हुआ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया जो है टेम्परेचर, ठीक है, और ये हो गया हाइट। पहले आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट, ये क्या है, हाइट यहाँ पर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। पहले पहले क्या करेगा, टेम्परेचर घटेगा। तो इसमें ये वाला मैप होता है इस तरीके का। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव करके बनाना है कि टेम्परेचर जैसे पहले पहले क्या है कि आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे टेम्परेचर घट रहा है, इस तरीके से बनाइए। फिर अचानक से आप दिखाइए कि टेम्परेचर क्या करने लगा है, बढ़ने लगा है। तो इस तरीके से आप अगर कुछ क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नंबर जो है एग्जाम में ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा का पूरा आपका 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके जो है 60 टाइप के क्वेश्चन है, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स के होते हैं, 12 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके 60 हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ जो 2 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, मीडियम टाइप के आते हैं, जो आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया मानव भूगोल में व्यवहार परक उपागम, यानी जो बिहेवियरल अप्रोच था उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि जब ये थॉट का क्वेश्चन है कि हमारे जब वर्ल्ड में जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया 1960 के दशक में, तो उसने क्या किया कि
जो आपका एक होता है सब्जेक्टिव ओपिनियन, एक होता है ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। तो उसने ऑब्जेक्टिविटी पे काफी फोकस किया और सब्जेक्टिविटी को एकदम से दरकिनार कर दिया, यानी मानव व्यवहार को उन्होंने दरकिनार कर दिया और बताया कि किसी भी डिसीजन लेने में मानव व्यवहार का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो बाद में कुछ जियोग्राफर आए जिसमें नाम था विलियम किर्क, उन्होंने जो है व्यवहार ज्योग्राफी में जो बिहेवियरल अप्रोच था उसको इंट्रोड्यूस किया और बताया कि जो है हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन अगर हम मानव व्यवहार को महत्व नहीं देते हैं तो सारा का डेवलपमेंट क्या है, कोई महत्व उसका नहीं है। यानी किसी भी डिसीजन कार्य को करने से पहले जो डिसीजन ले जाता है उसको उस डिसीजन को मानव का जो व्यवहार है वो काफी क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर इसी में आगे चलकर कुछ जो है गोल्ड एंड व्हाइट जैसे विद्वान आए जिन्होंने मेंटल मैप का कंसेप्ट लाया। तो ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन लिखना है, क्योंकि ये जो ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच आपके ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके बेस पे वो क्रिटिसाइज किया गया था, जो है आपके क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को जो क्रिटिसाइज किया गया तो उसी के क्रिटिसिज्म के उपरांत ही ये आपका बिहेवियरल अप्रोच आया, और बिहेवियरल अप्रोच के जब जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसी में क्या बाद में आया, मेंटल मैप का कंसेप्ट आया। तो ये तीनों चीजों आपको क्या करना है, लिखना है। इसमें कौन कौन से जियोग्राफर इन्वॉल्व हैं और जो उनके मेन जो बातें हैं, जियोग्राफर ने क्या कहा, इसका मेन मोटो क्या था व्यवहार परक उपागम के यहाँ, उसी को आपको क्या करना है, कोट करना है, ठीक है। इसकी काफी आलोचना हुई थी मात्रात्मक क्रांति की, और उसी की बेस पे ये आपका सिद्धांत आया था बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग में है वो है कि धरातलीय सतह पर आंतरिक बलों के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो अब ये जो है धरातलीय सतह पर आंतरिक बलों के प्रभावों की विवेचना, अब ये कह रहा है कि जो आपका जो है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है या स्थल है, लिथोस्फीयर है, ठीक है, धरातलीय सतह है, उस पर आंतरिक बल क्या कुछ प्रभाव डालते हैं, तो बिल्कुल डालते हैं। आंतरिक बल जैसे कौन कौन से, जैसे कहीं पर जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, तो ये सब किस बल के परिणाम है, ये सब आंतरिक बलों के कारण ही तो आ रहे हैं पृथ्वी के। तो अभी अगर कहीं पर भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तो क्या होता है कि धरातलीय सतह है, धरातलीय सतह पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े कहीं पर जैसे मान लीजिए ये जो है कोई धरातलीय सतह है, अब यहाँ पर ज्वालामुखी आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे एरिया में क्या हो जाएगा, जितने भी जो वनस्पतियां सारी नष्ट हो जाएंगी, पूरे के पूरे एरिया में जो है मैग्मा फैल जाएगा, लावा फैल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक ट्रैप बन जाएगा, जैसे इंडिया में देखेंगे दक्कन ट्रैप। तो आपने क्या देखा कि यहाँ की धरातलीय सतह पर आंतरिक बलों का जो है प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। कहीं पर भूकंप आते हैं तो भूकंप से क्या होता है कि जो है कोई धरातलीय भाग बहुत ऊंचा उठ जाता है, डोम बन जाते हैं, गुम्बद बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत हो सकता है कि बहुत बड़ा गर्त का निर्माण हो जाए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो है अफ्रीका में अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन रही है, जिसके कारण एक नए महाद्वीप का ही निर्माण हो रहा है। ये सब किस बल के परिणाम है, ये सब आंतरिक बल के ही परिणाम है, जो कि आपको यहाँ पर विथ एग्जाम्पल कोड करना है। 2000 जो है एक में भुज में जब गुजरात में भूकंप आया तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़े बहुत जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर में जो जो स्थलीय भाग था वो काफी ऊपर उठ गया था, जिसका नाम दिया गया है अल्लाह बांध, इसी को अल्लाह बांध नाम दिया गया है। तो जब आप नाम लेकर, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात किया हमने, अल्लाह बांध का नाम लिया, ऐसे जब आप नाम लेकर जो है एग्जाम में कोट करेंगे तो ये क्या है आपका काफी अथेंटिक और एक जो है विथ एविडेंस के साथ आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो शॉर्ट वाले पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है कि ढाल विकास मॉडल पर डेविस एवं पेंग के मध्य अंतर का विश्लेषण कीजिए। यानी जो स्लोप डेवलपमेंट हो रहा है, स्लोप डेवलपमेंट होता है, उसमें डेविस ने कौन सी बातें कही है और कौन सी पेंग ने, उन्हें दोनों के मध्य क्या है, अंतर क्रिएट करना है। तो ये ढाल विकास वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है मॉडल में डेविस ने बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि, इसे हम इसको इरेज करके आपको बताते हैं कुछ डेविस के बारे में। ये लॉन्ग है, यानी आपको 500 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसमें डेविस ने क्या बताया कि प्रथम क्या होता है कि नदियां अपने यूथ स्टेज में होती हैं तो वो बी आकार की घाटी बनाती हैं, यानी किसी भी स्थान पे जो लैंडफॉर्म बनेगा और वो उसका ढाल कैसा होगा, वो होगा कॉन्वेक्स, यानी उत्तल ढाल होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, उत्तल ढाल होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये मैच्योर स्टेज में आएंगे और जो है लास्ट में ओल्ड स्टेज में आती है, तो ये ढाल परिवर्तित होकर उत्तल से क्या हो जाता है,
कॉनकेव हो जाता है, यानी अवतल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस इन्होंने ऑर्डर बताया था ढाल विकास का, उसी प्रकार से पेंक ने भी बताया था। तो कौन कौन सी इन्होंने बातें बताई डेविस ने, इनका जो है एक ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनाना है आपको, मॉडल बनाना है और पेंक का बनाना है। ठीक है, और टोटल आंसर आपको लगभग 500 शब्दों में क्या करना है, लिख देना है। तो दीर्घ में आपके जो लॉन्ग होता है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपको दोनों में से एक करना होता है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली तो लोगों को नहीं आता, लेकिन बस वो लोग इतना बता पा रहे हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ जो है अगर बात किया जाए तो बात किया गया था कुछ यूनिफॉर्मिटिज्म पे था, एक रूपतावाद पे था। अब एक रूपतावाद में कैसा क्वेश्चन था कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, यानी जो प्रक्रम होते हैं, वो लैंड फॉर्म को जब डेवलप करते हैं तो उस पर कुछ अपनी छाप छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कुछ अपना जो अंश है वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि आपको देखने से पता चले कि ये किसके द्वारा बना हुआ। इसी पे आपको जो है क्या करना था, कुछ लिखना था। तो ये सीधा सीधा एक रूपतावाद से संबंध है। एक रूपतावाद में यही बताया गया है कि जो कोई भी जो प्रक्रम है कहीं पर जो चल रहा है, ठीक है, वो हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो ये जो प्रक्रम होते हैं, तो प्रक्रम किसी भी स्थान पर अगर नहीं भी चल रहे हैं तो वहां के लैंडफॉर्म को आप देखकर बता सकते हैं कि आज के हजारों साल पहले यहाँ पर किस प्रकार के प्रक्रम चल रहे थे। जैसे आज हम भले ही हिमालय पर्वत जहाँ पर है वहां पर देख रहे हैं, लेकिन हिमालय पर्वत देखने से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत है, पहले क्या थी, यहाँ पर एक भूसन्नति थी जिसमें नदियां लगातार अपना अवसाद जमा कर रही थी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर अगर लैंडफॉर्म बना है तो उसके आधार पे हम बता पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्या थी, रिवर फ्लो कर रही थी। ठीक है, जैसे आपका क्या है कि जो आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तान लैंडफॉर्म देखने के, अगर मान लीजिए कि कोई रेगिस्तान है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, हम इंडिया को एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के जो साउथ इंडिया है, तो जो साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर क्या है कि अभी यहाँ पर ग्लेशियर के जो है अवशेष मिलते हैं, ग्लेशिएशन के अवशेष मिलते हैं, ग्लेशियर के अवशेष मिलते हैं। तो अब ये ग्लेशियर के अवशेष मिलते हैं, तो इसी को देखकर आपको क्या लगता है कि वर्तमान में भारत की जलवायु क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है, मानसूनी जलवायु, इतना यहाँ पर तापमान, इतना गर्मी है, तो ग्लेशियर यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत पहले यहाँ पर क्या रहा होगा कि जो ग्लेशियर रहा होगा वो प्रभावी रहा होगा, और वर्तमान में प्रभावी नहीं है। लेकिन आपने लैंडफॉर्म देखकर आप बता दिए कि यहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर का प्रभाव बहुत पहले कहीं ना कहीं से रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर वर्तमान में क्या पाया जा रहा है कि जैसे डिजर्ट एरिया है, तो अगर कहीं पर वर्तमान में डिजर्ट एरिया है, लेकिन वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई ऐसी चट्टान देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पेरी ग्लेशियर एरिया में जो चट्टानें बनती हैं, पेरी ग्लेशियर एरिया में जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ऐसे लैंडफॉर्म आज हमें कहीं पर देखने को मिल रहा है। या मान लीजिए कि अगर हम राजस्थान में हमें क्या देखने को मिल जाए, कास्ट टोपोग्राफी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल जाए, तो कितनी आश्चर्यचकित की बात है, आश्चर्य करने वाली बात है कि रेगिस्तान में आपको कास्ट टोपोग्राफी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जहां पर वर्तमान में रेगिस्तान था, यहाँ पर पहले क्या था, ठीक है, ग्राउंड वाटर के कारण यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल अलग थी, जिसके कारण वहां पर किसका डेवलपमेंट हुआ है, कास्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में एग्जांपल सहित आपको लिखना था कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं वो अपना प्रिंट यानी अपना छाप छोड़ते हैं, किस पे, लैंडफॉर्म पे अपना छाप छोड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका विश्लेषण रहा। आपका 14 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, तो इसी को बेस बनाइए, और ऐसे ही आपके एग्जाम में छोटे और बड़े क्वेश्चन आपको करने होंगे। बस आपको क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको जो है कुछ ना कुछ जो है इनोवेटिव तरीके से लिखना होगा, ताकि जो एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर ले जाएं, और आपका जो मुख्य बातें हैं वो भी आप एग्जाम में लिखना ना भूलें। और ये तभी आएगा जब आप पहले अपने रूम पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कम मार्जिन में लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे लिखा जाए, जैसे आप लिखने 150 शब्दों में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या है लिखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसको लॉन्ग में भी लिखने का प्रयास कीजिए। एक पहले माइंड में अपने फ्रेम बनाइए। मैं तो हर क्वेश्चन में पहले फ्रेमिंग करता था लिखने के पहले, कि मैं इतने में ये लिख लूंगा, इतने में इसका मेन बॉडी लिख दूंगा, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दूंगा विथ एग्जाम्पल, या कोई भी जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका जो है क्रेडिट का जो पेपर, 2 पेपर हमारे पास था, हमने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद है हमें कि आप लोग इससे काफ़ी जो है बेनिफिट प्राप्त करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जो है ऐसे स्टूडेंट जो ज्योग्राफी से क्रेडिट देना चाहते हैं उसके सभी स्टूडेंट के पास इसको पहुंचाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।